दुनिया भर के देशों में अलग अलग तरीके से तलाक के नज़रिए को देखा जाता है, समझा जाता है। दुनिया भर में समझा जाता है कि एक तरीके का सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया में क्या, इसे एज अ सैक्रामेंट देखा जाता है। जो दुनिया भर के देश हैं वो ऐसा समझते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और इस वजह से इसे तोड़ा भी जा सकता है, जिसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कहा जाता है, यानी आसान शब्दों में तलाक या डिवोर्स भी कहते हैं। ये जुडिशियल सेपरेशन से अलग होता है। कई बार हमें डाउट होता है कि जुडिशियल सेपरेशन और तलाक दोनों एक ही है। हिंदी में थोड़ा कठिन शब्द है, न्यायिक पृथकीकरण, यानी दोनों को अलग अलग कर देना। अलग अलग करने का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों का तलाक हो गया और परमानेंटली अलग हो गए। हो सकता है ये टेम्परेरी व्यवस्था हो, थोड़े समय के लिए पति और पत्नी अलग रह रहे हो, इसे हम जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। और तलाक परमानेंट अलग हो गए। आखिर हम ये सब बात क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है हमारे साथ कि शादी किस धर्म में हुई, किस कानून के अंतर्गत हुई, और जब तलाक के मामले हम कोर्ट में दर्ज करते हैं, फाइल करते हैं, तो किसी दूसरे कानून के अंतर्गत कर देते हैं, जिसपे 1 साल या कुछ महीने केस लड़ने के बाद भी, या लंबे समय तक कोर्ट में केस लड़ने के बावजूद हमारा केस डिसमिस हो जाता है, खारिज हो जाता है। हमारे पैसे, हमारा समय, सब कुछ बर्बाद चला जाता है। इस वजह से ये समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हमें किस कानून के अंतर्गत कोर्ट में केस प्रेजेंट करना है, फाइल करना है। लॉयर से आप बात करें, कभी भी अगर वो कहते हैं तो ये डिस्कशन आप ज़रूर करें कि किस कानून और किस धारा के अंतर्गत आप हमारा केस फाइल कर रहे हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि कई जगह पे इसे सेक्रेड बॉन्ड की तरह देखा जाता है, जैसे इंडिया, और ख़ासकर अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, 1955 का जो कानून है, जो किसके किसके ऊपर लागू होता है, हिंदूज के ऊपर, जैन के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर और सिख धर्म से जो बिलोंग करते हैं उनके ऊपर। हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख, ये सभी के सभी जो केस अपना फाइल करेंगे, अगर उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत होती है, तो तलाक का भी जो मामला है वो इसी कानून के अंतर्गत फाइल करना है। अगर आपने किसी और कानून के अंतर्गत फाइल किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोर्ट आपके पिटीशन को कंसीडर नहीं करेगी, कोर्ट आपके केस को कंसीडर नहीं करेगी और केस आपका हो जाएगा रिजेक्ट या डिसमिस। दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कि हिंदूज के लिए, जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और सिख्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जो इस धर्म को बिलोंग करते हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में अपना कोर्ट में केस फाइल करेंगे। दूसरी बात, जो मुस्लिम लॉ से बिलोंग करते हैं तो उनको किस कानून के अंतर्गत फाइल करना है? एक तो उनका पर्सनल लॉ होता है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ वीडियोस की सीरीज़ करी थी जहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत यदि तलाक की प्रक्रिया में जाएं तो वो कैसे होगा। लेकिन फिर भी एक कानून है, स्पेशली हम लोग इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिसॉल्व, डाइवोर्स, सेपरेशन, ये सारे टर्मिनोलॉजी को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपको डिसोल्यूशन यानी तोड़ना, खत्म करना, समाप्त करने वाली बात समझ में आएगी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो बिलोंग करते हैं, 1939 में एक कानून आया था और इस कानून को हम कहते हैं द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो मुस्लिम लॉ से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका धर्म मुस्लिम है, इस्लाम को आप फॉलो करते हैं, तो आप इस कानून के अंतर्गत अपना केस दर्ज करेंगे। या कि अगर पर्सनल लॉ, तो पर्सनल लॉ की डिटेल में आपको पूरी दूंगा। अगर आपका धर्म क्रिश्चियन है, अगर आप पति पत्नी दोनों क्रिश्चियन लॉ से रिलेटेड हैं, आपने चर्च में शादी की थी और आपकी जो शादी हुई थी, अब अगर आप उसे तलाक की तरफ लेके जाना चाहें या तलाक की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पर जो आप पिटीशन कोर्ट में फाइल करेंगे वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट, बहुत पुराना कानून है, 1869 का, इस कानून के अंतर्गत ही आपको फाइल करना है। किसी और कानून में, हिंदू मैरिज एक्ट में या मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट में, किसी में भी अगर आप फाइल करेंगे तो आपका केस खारिज हो जाएगा। इस वजह से अगर आप क्रिश्चियन धर्म को बिलोंग करते तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के कानून को ही आप फॉलो करें। इसी प्रोविजन के, इसी कानून के प्रोविजन के अंतर्गत आप कोर्ट में पिटीशन दर्ज करें। अगर आप पारसी लॉ से बिलोंग करते हैं, अगर आपका धर्म पारसी है, तो उस कंडीशन पर पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 का कानून है, जिसके अंतर्गत आपको कोर्ट में केस फाइल करना है। अब कई बार एक असमंजस की स्थिति तब बन जाती है जब धर्म अलग अलग होता है। जैसे एक का धर्म है मुस्लिम, एक का धर्म है हिंदू, एक का धर्म है क्रिश्चियन, दूसरे का धर्म है हिंदू, एक का धर्म है मुस्लिम, एक का धर्म है क्रिश्चियन। तो जब धर्म अलग अलग हो जाते हैं और शादी हो जाती है किस कानून के अंतर्गत? स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी कोर्ट मैरिज। जब कभी आप कोर्ट मैरिज करें तो आप ध्यान में रखें कि आपको अब बहुत ज़रूरी है कि आप जो मैंने ऊपर कानून बताए, किसी भी कानून के अंतर्गत आपको कोर्ट में केस फाइल नहीं करना है। जिस कानून के अंतर्गत आपकी शादी हुई थी उसी कानून के अंतर्गत आपका तलाक होगा। यानी
स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्युलर लॉ है सभी के लिए। अगर आप हिंदू लॉ से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप दोनों ही पति पत्नी हिंदू लॉ से थे, लेकिन अगर आपने शादी जो रजिस्टर करी है, आपने कोर्ट मैरिज की थी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत, तो अगर आपके वकील कहते भी हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा, आपका डाइवोर्स हो जाएगा, आप उनकी बात ना माने। आपने जिस कानून के अंतर्गत शादी की थी उसी कानून के अंतर्गत आपका तलाक हुआ, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। एक विदेशी है, दूसरा देशी है, जिस कंडीशन पर भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान को ही ध्यान में रखेंगे और 1954 का जो कानून है वो अप्लाई होगा जहां पर आप तलाक के लिए कोर्ट में जाएंगे। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये यूनिफॉर्म टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है एक अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कहां पर आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे, किस कानून के अंतर्गत फाइल करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल अगर आप बात ध्यान में रखना चाहते हैं तो वो ये, जिस कानून के अंतर्गत आपकी हुई है शादी उसी कानून के अंतर्गत आपका चलेगा केस और उसी कानून के अंतर्गत होगा आपका तलाक भी। तो इस बात को बहुत ही गंभीरता से आप लें, ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि किसी और कानून के अंतर्गत आप गए, जुरिस्डिक्शन का सवाल उठेगा और जो अपोजिट लॉयर है अगर उसे ज़रा भी कानून की समझ है तो वो ऑब्जेक्शन ज़रूर लेगा और आपका केस हो सकता है खारिज, कोर्ट नहीं करेंगे एंटरटेन, आपके पैसे खराब हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका समय भी खराब होगा। इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा केवल और केवल यही था कि आपको कानून की जानकारी रहे और इस माध्यम से आप सही कानून की सही धारा के अंतर्गत ही अपना केस कोर्ट में डालें, जिसकी वजह से आपका केस खारिज ना हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका अपना चैनल है। और साथ ही साथ अगर किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं मुझे बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं आप बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें आप अपना ध्यान, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।